Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. If you have not subscribed our channel, please subscribe the channel. Dear students, स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स और उसमें हम देखेंगे मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. Measures of central tendency. Let us see the definition. The tendency of observation to concentrate around some value is called central tendency. For given data, if we are interested to find the value about which the observations tends to cluster is called the central tendency, and the central tendency gives us an idea about the concentration of values in the central part of the observations. A single value which represents the whole set of value is called as measure of central tendency. Sometimes it is called average or center of distribution. So dear students, जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करते हैं तो एक डेटा को डील करते हैं. तो इसको एग्जांपल से देखते हैं. इस फिगर में हमने गिवन जो अवेलेबल डेटा था जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसकी ग्राफ हमको इस तरह बनती है. ये दो शेप में मिलेगी. एक बेल के शेप में बनती है, इसलिए ये बेल के शेप में उसकी हमको ग्राफ मिलेगी. ये दो टाइप्स में हमको ग्राफ मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स में मिलेगी. सो जब हम गिवन डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी टेंडेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि उसकी टेंडेंसी जो है ना सेंटर पर अप्रोच हो रही है. जैसे इस फिगर में सेंटर पर जो है ना उसकी टेंडेंसी अप्रोच हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. और वो एक यूनिक वैल्यू को डिफाइन करती है. सेंटर पर एक यूनिक वैल्यू को डिफाइन करती है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इस और वही क्या रहता है, एवरेज रहता है. सो एवरेज को फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास, मीन, मीडियन, मोड. सो जब फिगर जो ग्राफ जो है डेटा की जो ग्राफ जो है अगर हमको सिमेट्रिकल फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है तब उसकी टेंडेंसी जो है ना एग्जैक्टली सेंटर में रहती है. यानी उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन, मोड, ये सब जो है हमको मिडल में एग्जैक्टली ओवरलैप रहते हैं और मिडल वाली पोजीशन पर मिलते हैं. लेकिन जब उसकी ग्राफ जो है ये शेप में मिल रही है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी उसकी सेंटर पर ही अप्रोच होती है, वेरी क्लोज टू सेंटर रहती है. लेकिन मीन, मीडियन, मोड जो है ना ये ओवरलैप नहीं रहते हैं, वो डिफरेंट सेंटर पर या सेंटर के करीब में डिफरेंट पोजीशन पर हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो सेंटर वाले पार्ट पर ही डिफाइन रहते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके डिफरेंट जो है हमको एडवांटेजेस रहते हैं. सो फर्स्ट वन इज टू फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. एक यूनिक, एक सिंगल वैल्यू जो है हमको सेंटर पर डिफाइन होती है. टू मेक मोर कंसाइज डाटा, यानी डेटा को हम मोर कंसाइज फॉर्म में जब हम स्टडी कर पाते हैं. टू मेक कंपैरिजन and it is helpful in further statistical analysis. So these are the different importance of central tendency. Central tendency को स्टडी करना है, that means central tendency means average है. So average को स्टडी करने के 3 different methods है. First one is mean, second one is median and third one is mode. सो सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करना है तो हम जो है ना अवेलेबल जो डेटा है उसको पहले हम ऑब्जर्वेशन से डिफाइन करते हैं कि उसका टाइप कैसा है. अगर वो सिंपल फॉर्म में रहेगा, अनग्रुप फॉर्म में रहेगा और रॉ डेटा के फॉर्म में
तो उसको सॉल्व करने के जो मेथड्स है वो हमने हाई स्कूल में प्रीवियस क्लासेस में हमने उसको स्टडी कर चुका है। यानी मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करना है और गिवन अवेलेबल डेटा जो है सिंपल फॉर्म में रहेगा तो उसके हमने मेथड, उसकी टेक्निक जो है ना स्टडी की है। लेकिन जब डेटा ग्रुप फॉर्म में रहता है और लार्ज फॉर्म में रहता है तो स्टडी करने के उसके डिफरेंट मेथड्स है, जिस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमको मीन फाइंड करना है। ये गिवन नंबर्स है, इसका मीन फाइंड करना है। तो उसको हम जो है ना एक एग्जांपल से देखते हैं। यानी मीन को फाइंड करना है तो हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। सो इस फिगर में जो डिफरेंट जो है ना डेटा गिवन है, डेटा कैसे है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है और नंबर्स है, यानी मीन इज फाउंड बाय दी दीज नंबर्स आर 6, 2, 2, 7 एंड 3। सो 6, सो ये 6 जो है हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में डिफाइन किया, इस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में। सो 6 यहाँ पर हमने डिफरेंट शेप्स डिफाइन किए हैं। ये एलिप्टिकल शेप्स है, 6 शेप्स है। फिर नेक्स्ट 2 शेप्स और यहाँ पर 2 शेप्स है और ये 7 शेप्स है और ये 3 शेप्स जो है ना रेंडमली अरेंज किए हुए। और इसको यूटिलाइज करते हुए हमको मीन को फाइंड करना है। मीन मीन्स एवरेज। सो एवरेज को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंडमली अरेंज जो फिगर्स है इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो इसके डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस हो सकते हैं। so यहाँ पर हम उसको ऑब्जर्व, उसको डिफाइन करते हैं कि ये इस 6 फिगर्स में से हम 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस फिगर 7 जो इलिप्टिकल शेप्स थे उसमें से 2 शेप्स को जब हम इधर ट्रांसफर करते हैं और ये 1 शेप को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे, अब ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं कि किस तरह वो सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। पहले डेटा ये शेप्स जो है ना रेंडमली अरेंज थे, अब ये सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज हो गए। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं हम इजीली जो है इसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं कि हर कॉलम्स में ये जो शेप्स है वो इक्वल है और वो इक्वल टू 4 है। दैट मीन्स इसका एवरेज 4 निकलेगा। जब एवरेज 4 है दैट मीन्स मीन इज 4। सो मीन फाइंड करने का जो मोटो है, उसके पीछे जो एवरेज है वो एवरेज जो फाइंड होता है डेटा को यूज करते हुए, रेंडमली अरेंज डेटा है उसको मीन को फाइंड करना है। हम डिफरेंट फार्मूलेस यूज करते हुए जो है ना उसको फाइंड करते हैं। इसके लिए बेसिक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। सो उसको यूटिलाइज करते हुए, इस फार्मूले को इसको यूटिलाइज करते हुए हम जो है ना मीन को फाइंड करते हैं। अभी हमने इस फिगर से ग्राफिकल फॉर्म से मीन को फाइंड करने का आइडिया देखा है। मीन, इसका बेसिक मेथड जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है इसको रिवाइज करते हैं। सो लेट अस रिकॉल। मीन फाइंड करना है और गिवन डेटा जो है अनग्रुप फॉर्म में, रॉ डेटा है, सिंपल फॉर्म में है, यानी जो डेटा है वो उसके गिवन जो मिनिमम फॉर्म में है, स्मॉल फॉर्म में है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। और इसी को वर्बल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म, ये जो वर्बल फॉर्म में फार्मूला डिफाइन, मतलब फार्मूला डिफाइन था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सम ऑफ ऑल स्कोर्स को हम जो है ना ये सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ये जो नोटेशन है ये सम को डिनोट करती है, सम ऑफ दी स्कोर्स है। और स्कोर्स को हमने जनरल फॉर्म में, एक आइडेंटिकल, एक यूनिक फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। हेयर एक्स आई जो ये क्या है, आयत स्कोर, यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्कोर्स थे, मतलब जितने भी स्कोर्स थे उनका सम लेना है और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्कोर से। सो वी गेट दी मीन जब डेटा अनग्रुप फॉर्म में, रॉ डेटा रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा। एंड मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार और ये रिप्रेजेंट करता है हमको एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। सो वी कैन डिफाइन मीन एज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई एंड I goes from 0 to n divided by capital N. Mean from classified frequency distribution.
मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा था मीन का अनग्रुप फॉर्म में जो फॉर्मूला है, अनग्रुप फॉर्म में मीन अवेलेबल रहेगा, रॉ डेटा रहेगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल एन। और दूसरा जो मेथड है वो जब डेटा ग्रुप फॉर्म में रहेगा, उसी को हम अनदर फॉर्म में कहते हैं कि that is also called as classified frequency distribution. So sometimes when data given available data is large data and which is collected from an experiment, so and that large data is presented in a table in a group form. So in such a case we can't find the exact mean by using the formula x bar is equal to sum of xi divided by n. So there are three methods to find the mean. First one is direct method, second one is assume mean method and third one is step deviation method. So इस लेक्चर में हम डायरेक्ट मेथड को देखते हैं। Mean direct method. So direct method is simplest, shortest method to find the mean. So its procedure is, so first step is prepare the table having 4 columns. Second step, in column first we write the given classes, and in column second we write corresponding class marks denoted by xi. Third step, in column third we write the frequencies denoted by fi of the given classes, and in fourth column we write product of frequency and class mark for each class. Step 4, find sum of fi and sum of fi xi. And finally, in fifth step, we calculate the mean by using the formula x bar is equal to sum of fi xi divided by n or sum of fi xi divided by sum of fi. So this is the procedure to find the mean by using direct method. So let us see the example based on exercise. Practice set 6.1. So this is the example. The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by the student for their studies by using direct method. So इस टेबल में फर्स्ट जो रो है उसमें टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स है फॉर देयर स्टडीज, और सेकेंड रो में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है गिवन है। तो सबसे पहले हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। टेबल में हमको 4 कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम में हम डिफाइन करेंगे क्लासेस को, और वो इन ए फॉर्म ऑफ टाइम गिवन है कैलकुलेटेड इन आवर्स। सेकेंड रहेगा कॉलम क्लास मार्क xi के लिए। थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको डिनोट करेंगे हम fi से। एंड फोर्थ कॉलम में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, दैट इज fi xi। सो जो गिवन जो टेबल था उसके फर्स्ट रो की जो वैल्यूज है वो क्या है, क्लासेस है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड रो की जो वैल्यूज थी वो फ्रीक्वेंसीज थे, तो ये थर्ड कॉलम में आ जाएगी। सो ये सब में गिवन पार्ट था हमारा, क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज। नाउ सेकेंड कॉलम है xi यानी क्लास मार्क। सो ये क्लास है 0 to 2, तो इसकी मिडल वैल्यू जो है वो क्लास मार्क क्या रहती है, इस क्लास की मिडल वैल्यू। सो 0 और 2 के इन बिटवीन में जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। 2 और 4 की मिडल वैल्यू जो है ना 3 रहेगी। सो 4 और 6 की क्लास मार्क रहेगी 5, 6 to 8 के क्लास मार्क रहेगा 7, एंड 8 to 10 जो क्लास है इसका क्लास मार्क है 9। और लास्ट जो कॉलम है इसमें
फ्रीक्वेंसी और XI का क्लास मार्क का प्रोडक्ट लेना है. सो प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 7 7, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 18 54, प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 12 is 60, प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू 10 70 एंड प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 3 is 70. नो टोटल ले लेते हैं. फर्स्ट कॉलम ये इसको ड्रॉप करना मतलब यहाँ पर डैश देंगे, इसका यूज़ नहीं है. सो थर्ड कॉलम में हमको FI ये जो फ्रिक्वेंसीज है इनका सम लेना है. तो इसको हम डिनोट करेंगे सम ऑफ XI और इन सब का एडिशन. सो एडिशन इज 50. लास्ट कॉलम FI/XI इसका सम लेना है हमको. सो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे सम ऑफ FI/XI और इन सब का सम जो आएगा 218. फार्मूला यूज करते हैं. फार्मूला टू फाइंड द मीन इज x बार इज इक्वल टू सम ऑफ FI/XI डिवाइड बाय सम ऑफ FI. ना ये दोनों भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सम ऑफ FI/XI इज 218. सो 218 डिवाइड बाय 50. इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल फॉर्म में डिफाइन करेंगे. सो 4.36 ये कौन से आर में रहेगा, टाइम है, और ये आवर्स में रहेगा. इसको वर्बल फॉर्म में डिफाइन. सो मीन है 4.36 आवर्स और इसको वर्बल फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं. सो मीन ऑफ the mean of the time spent by the student for their studies is 4.36 hours. So practice सेट का 6.1 का जो थर्ड सम है वो बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड है. सो उसको हम सॉल्व करते हैं. तो सम इज अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू दी 250 customers. The table below gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by direct method. So ये टेबल है. इस टेबल में जो है ना फर्स्ट रो में जो वैल्यूज है मतलब ये मिल्क सोल्ड है इन लीटर्स में डिफाइन किया हुआ है और ये क्लासेस ये क्लासेस है हमारे. और ये नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है फ्रीक्वेंसीज है. सो सेकेंड रोज की जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसीज. तो हमको फाइंड करना है मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. सोल्यूशन. तो टेबल कंटेनिंग 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में रहेगा क्लासेस और वो डिफाइन की हुई है मिल्क सोल्ड इन लीटर्स में. सेकेंड कॉलम फॉर क्लास मार्क्स डिनोटेड बाय XI. थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा विच इज गिवन एज नंबर ऑफ कस्टमर्स. इसको डिनोट करेंगे हम FI से. लास्ट कॉलम ये प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट ऑफ FI/XI. सो क्लास और फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं. नो फर्स्ट जो क्लास है 1 to 2 उसकी क्लास मार्क फाइंड करना है. उसकी मिडल वैल्यू जो रहेगी इस क्लास की मिडल वैल्यू है 1.5. सो क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इज 1.5. क्लास मार्क ऑफ क्लास 2 to 3 इज 2.5 और 3 to 4 जो क्लास है इसकी क्लास मार्क रहेगी 3.5 एंड क्लास मार्क ऑफ क्लास 4 to 5 is 4.5 and class mark of the class 5 to 6 is 5.5. तो लास्ट कॉलम में हमको प्रोडक्ट लेना है FI/XI दोनों भी अवेलेबल है. सब प्रोडक्ट लेते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ 1.5 into 17 is 25.5. प्रोडक्ट ऑफ 2.5 into 13 is 32.5 and product of 3.5 into 10 is 35 and product of 4.5 into 7 is 31.5 and product of 5.5 into 3 is 16.5. नाउ लास्ट में टोटल लेना है. सो टोटल यहाँ पर इसको डैश डिफाइन करेंगे टेबल में. तो सम ऑफ दी FI ये इस कॉलम की सम लेना है. ये FI का कॉलम है. सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा सम ऑफ FI और उनका एडिशन इन सब का एडिशन मिलेगा 50. सो प्रोडक्ट ऑफ FI/XI ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है इसका इस कॉलम का भी सम लेना है. सो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे सम ऑफ FI/XI और इन सब का सम जो रहेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं. दैट इज 141. So for using the formula हमको कैलकुलेट करना है मीन. सो वी कैन कैलकुलेट द मीन by using formula x bar is equal to sum of FI/XI divided by sum of FI. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिवाइड करना है इसको. सो डेसिमल पॉइंट में हमको मिलेगा 2.82 लीटर्स. सो इसको वर्बल फॉर्म में कंक्लूड करते हैं. सो द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया, सेंट्रल टेंडेंसी को देखा हमने और मीन फाइंड करने का फर्स्ट मेथड हमने देखा है. मीन फाइंड करने के 2 मेथड्स है. उसमें फर्स्ट है ग्रुप फॉर्म, एक अनग्रुप
फॉर्म और सेकंड वाला जो है ना ग्रुप फॉर्म में। सब ग्रुप फॉर्म में हमको 3 डिफरेंट मेथड्स थे, उसमें से हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड देखा है। उसको फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। सो इसको यूज करते हैं हमने मीन फाइंड करने के 2 सम्स प्रैक्टिस सेट 6.1 से हमने देखे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।